बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 230 एक साथ सुन चुके हैं और अब 231 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मौसूल हो सके। नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अब चलते हैं अली यार खान की जानिब। कोई बेटी अपने बाप का कैसे बुरा चाह सकती है, मैं समझता हूँ, और तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में उसे साफ मना भी कर दूंगा। वो खुश हो गई। वो शायद ये समझ रही थी कि मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन वो शदीद गलतफहमी का शिकार थी। मेरे पेशे नज़र भी कुछ मसले थी, कुछ मजबूरियाँ थी जिन्होंने मुझे उससे समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। मालूम नहीं मैं कैसे पुरस्रार मामलात में फंस गया था। बहुत सी उलझनें थी जिनका कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। तहजीब और बुढ़ का मामला मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता था। वो दोनों ही तजर्बेकार थे, उनके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं थी। यही बहुत था कि वो ओली बाबड़ की कैद में नहीं थे। एक उलझन ये थी कि ओली बाबड़ ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। मुझसे जान छुड़ाने का इससे बेहतरीन मौका उसे नहीं मिल सकता था। मैं पूरी तरह उसके कब्जे में था और बेहोश था, मगर उसने मुझे जिंदा रखा, जबकि इससे कबल वो मुझ पर जानलेवा हमले कर चुका था। अगर मेरी किस्मत अच्छी ना होती तो कब का उसके हाथों मारा जा चुका होता, लेकिन इस बार तो खुद ही उसने मुझे छोड़ दिया था। यकीनन वो किसी बड़े चक्कर में था और मुझे तवक्को थी कि जल्द या बदेर मैं उसके मकसद से वाकिफ हो जाऊंगा। ना हुआ तो भी मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सबसे बड़ी उलझन जिसके रफा होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था, ये थी कि यहाँ कौन शख्स है जो मुझसे वाकिफ है। न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उसने नाइट क्लब में मेरी मौजूदगी से पीटर को गुमनाम फोन कॉल के जरिए आगाह भी कर दिया था। मुझे कुछ ये शुबा होने लगा था कि ये भी कहीं ओली बाबड़ी की चाल ना हो। मुमकिन है उसने लकी को भी अपने इस मंसूबे से बेखबर रखा हो ताकि मेरे गिर्द उसके आदमियों का जाल बिछाए। वो दिन बगैर किसी खास वाक़े के गुजर गया। मैंने ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारा। लकी मुस्तकिल तौर पर मेरे सर पर सवार रही और मैं उसे खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता रहा। वो मेरी मोसना जो थी। शाम के वक्त जैक्सन आ गया और उसने खबर सुनाई कि पीटर मुझसे मिलना चाहता है। मैं समझ गया कि उसने मेरी फरमाइश के मुताबिक मुझे बुलवाया है। लकी भी साथ चलने की ख्वाह थी, मगर जैक्सन ने उसे मना कर दिया और मुझे अपने साथ एक कार में लेकर जिस जगह पहुंचा वो पीटर की रिहायशगाह ही हो सकती थी। अपने आलीशान बंगले के नहायत कीमती सामान आराइश से मुज़य्यन ड्राइंग रूम में उसने मुझे खुश आमदीद कहा, लेकिन जैक्सन को गालिबन उसने पहले ही से हदायत कर रखी होंगी, इसलिए वो किसी जानिब खिसक गया था। तुमने मुझे सख्त तजस्सुस में मुब्तला कर दिया मिस्टर एलन, उसने कहा। आज तमाम दिन मैं यही सोचता रहा कि तुम आखिर तन्हाई में मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मैंने तुमसे तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश तो जरूर की थी, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे वो बात करूँ या ना करूँ। तुम पूरे एतमाद से मुझसे हर बात कर सकते हो, इस यकीन के साथ कि तुम्हारी हर कही हुई बात मेरी जात तक ही महदूद रहेगी। कल तुम मुझसे ओली बाबड़ के खिलाफ बात कर रहे थे। तुम्हें मालूम है मेरे साथ जो लड़की है वो है कौन? तुम्ही ने तो बताया था कि उसका नाम लूसी है और मुमकिन है मुस्तकबिल में तुम दोनों किसी रिश्ते में बंध जाओ। ना तो उसका नाम लूसी है और ना ही ऐसा कोई इम्कान है कि हमारी शादी हो। तुम मुझे उलझन में मुब्तला कर रहे हो मिस्टर एलन, पीटर ने कहा। अगर उसका नाम लूसी नहीं तो फिर क्या है? मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या। इस कदर उलझने की जरूरत नहीं, जो बात भी है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? दरअसल वजह यह है कि मैं बहुत खतरनाक हालात में घिरा हुआ हूँ। मेरे लिए अपने साय से भी होशियार रहना जरूरी है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैंने तुम्हें गैर मशरूत तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। उसके बावजूद अगर तुम किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा ख्याल है मुझे बता ही देना चाहिए। लूसी दरअसल ओली बाबड़ की बेटी है और इसका नाम लकी हावर्ड है। मुझे तवक्को थी कि मेरी बात सुनकर वो चौंकेगा, मगर उसके रद्दे अमल ने मुझे हैरान कर दिया। वो पहले के से पुरसुकून अंदाज में बैठा था, बल्कि अब तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट भी नजर आने लगी थी। और तुम खुद कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके अंदाज में जरा भी जारियत नहीं थी, मगर मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि ये नहीं बता सकूंगा, मैंने कहा। उसके बावजूद तुमने मुझसे ये सवाल क्यों किया? तुम बहुत ज्यादा शक्की फितरत के मालिक मालूम होते हो। हालात का तकाजा यही है कि मैं किसी पर भी एतबार ना करूं, क्योंकि वास्ता ओली बाबड़ जैसे चालाक शख्स से है।
तुम मेरी तरफ से मुतमईन नहीं हो और तुम्हें होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें मुतमईन करूंगा, मेरे साथ आओ। उसने उठते हुए कहा। वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ एक मेज पर टेप रिकॉर्डर रखा नजर आ रहा था। जिस तरीके से तुम मुझ तक पहुंचे उस पर कोई ज़ी-ओश एतबार नहीं कर सकता। मुझे शुबा था कि कोई हरीफ इस तरह मुझ पर जाल डालना चाहता है। उसके साथ ही मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि वो शख्स कौन हो सकता है जिसने इतना बचगाना तरीकाकार इख्तियार किया। मेरे पास तुम्हारी असलियत मालूम करने के लिए यही सूरत रह गई थी कि बज़ाहिर तुम पर एतमाद कर लूं और किसी तरह से ये मालूम करूं कि तुम दरअसल हो कौन। इस मकसद के तहत मैंने तुम्हें रिहाइश फराहम करने का फैसला किया। बुरा ना मानना, इसलिए कि मेरे लिए यह ज़रूरी था। तुम्हारी असलियत मालूम किए बगैर मैं कोई यकीनी कदम नहीं उठा सकता था और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तुम सोच रहे होगे कि मुझे लकी अवार्ड के बारे में सुनकर हैरत क्यों नहीं हुई। मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। उसने मेज की दराज से एक केस निकालकर टेप रिकॉर्डर में लगाई और टेप रिकॉर्डर चला दिया। टेप रिकॉर्डर से उभरने वाली आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। वो लकी अवार्ड और ओली अवार्ड की आवाज़ें थीं। आवाज़ों से ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि रिकॉर्डिंग फ़ोन के जरिए की गई है। मैं लकी बोल रही हूँ डैडी, आप मेरी आवाज़ तो पहचान गए होंगे। तुम कहाँ से बात कर रही हो? ओली अवार्ड की आवाज़ आई, जिसके जवाब में लकी ने सारी तफसीलात उसके गोश गुजार कर दी। तुम्हें उस जगह से फ़ोन नहीं करना चाहिए था। ओली अवार्ड ने उसे सरजंश की। फ़ोन टैप भी किया जा सकता है, इसका कोई इम्कान नहीं है डैडी। इन लोगों ने हम पर पूरी तरह एतमाद कर लिया है। तुम इंतहाई अहमक हो। आइंदा अगर फ़ोन करना हो तो किसी पब्लिक बूथ से फ़ोन करना, ओली बावड़ ने कहा। फिर सिलसिला मुनक़ते होने की आवाज़ आई। मैंने एक तवील सांस लेकर पीटर की तरफ देखा और वो मुस्कुरा कर कहने लगा। ये वजह थी कि मैं लकी के बारे में सुनकर चौंका नहीं था। अब मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हूँ। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे ये टेप ना सुनवाया होता तो मैं मशकूक ही रहता, लेकिन अगर तुम मुझे लकी के बारे में ना बताते तब भी मुझे ये तो मालूम हो ही गया था कि तुम कोई गलत आदमी नहीं हो। लेकिन वो कॉल मेरे लिए बहुत बड़ी उलझन बन गई है। आखिर कौन ऐसा शख्स है जो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है? बेकार बातों में सर खपाने से क्या फायदा? पीटर बोला। ये बताओ कि दुश्मन की बेटी से तुम्हारी दोस्ती को क्या मैं नहीं पहनाऊं? ये भी ओली बावड़ की साजिश है। उसके इमाम पर लकी ने मेरा इत्मीनान हासिल करने की कोशिश की है और मुझे अपने बाप की कैद से फरार कराने का ड्रामा रचा है। जब तुम्हारे इल्म में ये बात आ गई है कि ये साजिश है तो तुम उसे छोड़कर फरार क्यों नहीं हो जाते? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ओली बावड़ आखिर चाहता क्या है और मैं ये बात मालूम करना चाहता हूँ। अगर तुमने ये बात मालूम कर भी ली तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है? मुमकिन है हो ही जाए, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस साजिशी शख्स से अब छुटकारा हासिल कर ही लेना चाहिए। बहुत नेक ख्याल है। पीटर ने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया। इस नेक काम में मैं तुम्हारे साथ भरपूर ताउन करूँगा। हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। मैं समझ रहा था कि वो फ़ोन कॉल भी ओली बावड़ ही की हरकत है, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि वो कुछ और ही मामला है। इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में कोई तामिल नहीं है। ठीक है, तुम कोई मंसूबा बनाओ। मंसूबे पर तुम्हारी निगरानी में अमल होगा। जितने आदमियों की और जिस चीज की जरूरत होगी मैं मुहैया कर दूंगा। मैं सोच में डूब गया। ओली बावड़ से निमटना आसान नहीं था। बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाने की जरूरत थी। कई बार वो मेरी जद में आ चुका था और मैंने उसे छोड़ दिया था, मगर अब जबकि मैंने उसके साथ आखिरी मार्का करने का फैसला कर लिया था तो मुझे उस तक पहुंचना बहुत दुश्वार मालूम होने लगा था। सबसे पहला काम तो ये करो कि उस इमारत की निगरानी शुरू करा दो जहां ओली बावड़ मौजूद है, मैंने कहा। इस तरह हम कम अज कम उसकी नकलो हरकत से तो बाखबर रह सकेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कहा। लेकिन उसी वक्त फोन की घंटी बजी और पीटर ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने माउथ पेस में कहा। हाँ, पीटर ही बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? नहीं, आवाज से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। ओह, उसने कहा और माउथ पेस पर हाथ रखकर मुझसे बोला। वही शख्स है जिसने तुम्हारे बारे में मुझे इतला दी थी। इसे बातों में लगाओ, मैंने बेताबी से कहा और पीटर ने माउथ पेस पर से हाथ हटा लिया। ठीक है, तुम्हारी फराहम करदा मालूमात हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हुई, मगर तुम हो कौन? नहीं बताना चाहते? खैर मत बताओ। मैंने अचानक ही आगे बढ़कर रिसीवर पीटर के हाथ से लिया और कान से लगा लिया। हमें यह भी मालूम है कि वो इस वक्त तुम्हारे पास ही मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा था। उस आवाज ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। इसे हर किस्म की सहूलत मुहिम पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने तुम पर जो एहसान किया है उसकी यही कीमत है। तुम कहाँ से बोल रहे हो बूढ़? मैंने अपनी आवाज नरम रखने की कोशिश करते हुए कहा। कौन चीफ? दूसरी तरफ से बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी। ये पीटर बड़ा मरदूद है। बुढ़ ने इस पर एहसान किया और इसने बुढ़ का भांडा ही फोड़ दिया। भांडा फोड़ दिया कि बच्चे, मैंने दांत पीस कर कहा, भूंडी हरकतें मत करो। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो? एक पब्लिक फोन बूथ से बात कर रहा हूँ चीफ। बुढ़ की मुर्दा सी आवाज आई। तुम जहाँ भी हो फौरन मेरे पास पहुंचो।
तुम्हारे पास किस जगह चीफ? क्या पीटर के बंगले पर? और नहीं तो क्या जहन्नुम में? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। वक्त जाया किए बगैर मुझसे मिलो, वहाँ ना खतरनाक हो सकता है चीफ। ओली बावड़ हारून राबील के आदमी बंगले की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी कर रहे हैं तो क्या हुआ? क्या तुम मेकअप में नहीं आ सकते? मेकअप में ही तो हूँ चीफ, लेकिन उसके बावजूद मोहतात रहना चाहता हूँ तुमसे दूर रहकर। बकवास मत करो, मैं गुर्राया। ये सब बातें मैं भी समझ सकता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसका जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। कौन था? पीटर ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मेरा एक दोस्त है बूढ़, बड़ा कारामद आदमी है। मैंने उसे यहाँ बुलाया है। अपने मुलाजमीन को हदायत कर दो कि वो आए तो उसे सीधा यहाँ लाया जाए। पीटर ने मेरे कहने के मुताबिक मुलाजमीन को हदायत कर दी। फिर मुझसे बोला, लेकिन उसे तुम्हारे बारे में गुमनाम फोन करने की क्या जरूरत थी? अहमक आदमी है, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मालूम नहीं क्या सोचकर उसने ये हरकत की होगी, अब उसके आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त उसका फोन आ जाने से तुम्हारी एक बड़ी उलझन तो रफा हो गई। हाँ ये बात तो है, मगर इस पर हैरत है कि उसे मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ, और मुझे इस पर हैरत है कि मेरी और ओली बावड़ी की दुश्मनी का उसे कैसे पता चल गया। पीटर ने हंस कर कहा। मैंने कहा ना, वो बड़े काम का आदमी है, मगर कभी कभार संग भी जाता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ एक मुलाजिम की रहनुमाई में ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो मेकअप में था, मगर कद की वजह से मैंने उसे पहचान ही लिया। मुलाजिम उसे छोड़कर चला तो मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? मिलते ही डांट डपट शुरू कर दी। बूढ़ ने मुंह बिगाड़ कर कहा, कम अज कम बैठने को तो कह दिया होता। वो किसी के कहे बगैर ही सोफे पर बैठ गया। गुमनाम फोन कॉल के जरिए पीटर को नाइट क्लब में मेरी मौजूदगी की इतला देने वाले तुम ही थे, मैंने सख्त लहजे में कहा। बूढ़ के अलावा और कौन ऐसा कारनामा कर सकता है? उसने बड़े फखरिया लहजे में कहा, और मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जनाब इसे किस बुनियाद पर कारनामा करार दे रहे हैं? मैंने सर्द लहजे में पूछा। तुम परेशान थे चीफ, इसलिए मैंने पीटर को तुम्हारे बारे में इतला दे दी। मुझे यकीन था कि वो तुम्हें सर छुपाने के लिए ठिकाना तो फराहम कर ही देगा। क्यों मिस्टर पीटर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ओ नहीं, पीटर ने अहमकाना अंदाज में कहा। फिर संभल कर बोला, मगर तुम्हें मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ? ये बिजनेस सीक्रेट है मिस्टर पीटर। बूढ़ अकड़ कर बोला। ये बात अगर बता दी जाए तो फिर बूढ़ को कौन पूछेगा? मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें बराह रास्त मुझसे मिलने में क्या कबाहत थी? मैंने सवाल किया। तुम्हारे साथ वो आफत की परकाला भी तो थी, क्या नाम है उसका? बूढ़ अपनी पेशानी मसलने लगा। वो तुम्हें खा तो ना जाती? मैंने बिन्ना कर कहा, और मेरा मूड देखकर बूढ़ यकलख्त संजीदा हो गया। मुझे डर था कि इस तरह कहीं ओली बावड़ मुझ पर भी हाथ ना डाल दे। मैडम तो पहले ही उसकी कैद में है। क्या कह रहे हो? मैं बुखला कर खड़ा हो गया। तहजीब उसकी गिरफ्त में कैसे चली गई? ओह, तो तुम्हें नहीं मालूम? बूढ़ ने मुझे गौर से देखा। मैं समझ रहा था कि तुम्हें मालूम होगा। उस रोज जब तुम और जाहिर वो फार्मूले हुकूमत के हवाले करने गए तो तुम्हारी वापसी नहीं हुई। शाम तक तो हमने तुम्हारे वापस न आने को कोई खास अहमियत नहीं दी, लेकिन उसके बाद हम परेशान हो गए। हमने उस महकमे से राब्ता कायम किया तो मालूम हुआ कि वहाँ से तो तुम दोपहर को ही चले गए थे। अब सवाल ये था कि हम तुम्हें तलाश कहाँ करें। मैंने मैडम से होटल में ही रुकने को कहा। आखिर खुद तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ। तमाम रात में वाशिंगटन के गली कोचों में, होटलों और नाइट क्लबों में बेमकसद घूमता फिरा। सुबह हुई तो मैंने होटल का रुख किया। इत्तफाक से जिस वक्त मैं कंपाउंड में दाखिल हो रहा था, मैंने अजीब मंजर देखा। एक कार कंपाउंड से बाहर निकल रही थी, जिसकी अकबी नशिस्त पर मैडम मौजूद थी और उनके इर्द गिर्द दो अफराद मौजूद थे। साफ ज़ाहिर तक उन्हें अगवा किया जा रहा है। चुनाचे मैंने फौरन उस कार का ताकुब करने का फैसला किया और इस तरह मैं उस जगह से वाकिफ हो गया जहाँ मैडम को ले जाया गया था। मैं चूंकि रात भर का जागा हुआ था, इसलिए वहाँ की निगरानी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने फौरन एक प्राइवेट सुराग रसां एजेंसी की खिदमत हासिल की और खुद एक दूसरे होटल में मुंतकिल हो गया। सुराग रसां एजेंसी की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि वो इमारत जिसमें मैडम को रखा गया था हारून राबील की मलकियत थी। ये भी मालूम हो गया कि उस मामले में ओली बावड़ भी मुलव्वस है। ओली बावड़ का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अंदाजा हो गया कि ये मामला मुझ अकेले के बस से बाहर होगा। चुनाचे मैंने अली ग्रुप के तमाम मेंबर्स को अमेरिका बुलवा लिया और ओली बावड़ की निगरानी शुरू करा दी। उन मेंबर्स को अमेरिका पहुंचे अभी दूसरा ही दिन है। मैं ओली बावड़ की निगरानी करा रहा हूँ। मैडम को वाशिंगटन से न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है और वो भी उसी इमारत में जहाँ तुम थे। लेकिन तुम्हें नाइट क्लब में मेरी मौजूदगी के बारे में कैसे इल्म हुआ था, जबकि मैं मेकअप में था? जिस इमारत में तुम कैद थे उसकी निगरानी की जा रही थी और वहाँ से निकलने वाले हर शख्स का ताकुब किया जा रहा था। तुमने ताकुब किया था तो लकी को पता क्यों नहीं चला? वो तो बहुत मोहतात थी। हम उससे भी ज्यादा मोहतात थे चीफ। ताकुब करने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स बुझी हुई थी। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं भी इसी इमारत में कैद हूँ? नहीं, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम भी वहीं हो।
लेकिन तुम वहाँ कब से थे चीफ? मुझे बेहोशी के दौरान वहाँ पहुँचाया गया था, गालिबन 2 रोज कबल की बात है। ठीक कह रहे हो चीफ, 2 रोज कबल एक बंद वैन इमारत में दाखिल हुई थी, फिर तुम्हें उसी के जरिए अंदर पहुँचाया गया होगा, वरना तुम हमारी नजरों में जरूर आ जाते। मैं सोच में डूब गया। तहजीब ओली बाबर की कैद में थी और उसे छुड़ाना जरूरी था। उसके साथ ही ओली बाबर का पत्ता साफ कर देना अब जरूरी हो गया था। मैं उसे जितनी डील दे चुका था वो बहुत थी। वैसे भी अब वो रिटायर जिंदगी बसर कर रहा था। जाहिर तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा चीफ। बूढ़ की आवाज मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। उसने हमारे अजीम मिशन को अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है, मैंने कहा, और बूढ़ मगमूम हो गया। ये किस तरह हुआ चीफ? उसने आहिस्तगी से पूछा। तफसील जानकर क्या करोगे बूढ़? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। यूं समझ लो कि 6 दिन तक हम पहाड़ों में फरार होने की कोशिश करते रहे। 6 रोज पहाड़ी सफर और नाकाफी गदा और मुसलसल बेआरामी ने जाहिर को निढाल कर दिया था। ऐसे में आसाती तौर पर उसके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा मिकदार चली गई। जब मैं इमारत से फरार हुआ तो उसकी हालत नाजुक थी और डॉक्टरों को उसके जिंदा बच जाने की कोई तवक्को नहीं रही थी। एक बात पूछूं चीफ? बूढ़ ने कहा। ओली बाबर ने तुम्हें क्यों जिंदा रहने दिया? वो तो तुम्हारा जानी दुश्मन है। ये बात मेरे लिए भी उलझन का बायस बनी हुई है। गालिबन वो मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है जिस तक मैं पहुंच नहीं सका। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी बेटी तो तुम्हारे कब्जे में है। जिस तरह पहले तुमने ओली बाबर को ब्लैकमेल किया था उसी तरह। नहीं बूढ़, जो कुछ मादी में हुआ जरूरी नहीं कि उसे दोहराया ही जाए। इस बार मैं उसकी बेटी को इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर क्या करोगे? बूढ़ ने हैरत से कहा। मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतर सूरत होती। ओली बाबर से बराह रास्त टकराओ और फैसला गुन मार का, मैंने कहा, और बूढ़ का चेहरा खिल उठा। तुमने बहुत मुनासिब फैसला किया है चीफ, बूढ़ ने बेहद खुश होकर कहा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर बूढ़, पीटर बोला। तुम्हारी वजह से मुझे अपने एक दरीना दुश्मन से इंतकाम लेने का मौका मिल रहा है। इस वक्त न्यूयॉर्क में मेरे 16 साथी मौजूद हैं जो सब के सब होटलों में मुकीम है और उन पर भारी रकम खर्च हो रही है, बूढ़ ने कहा, और मेरी तरफ से उस रकम को दुगना कर दो। मिस्टर पीटर ने बड़े जोश से कहा। अखराजात की परवाह मत करो, जितना खर्च होगा मैं उससे दुगना अदा करने को तैयार हूँ। मैंने बूढ़ को घूर कर देखा मगर वो मेरी नजरों से बेनियाज कहता रहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इसमें कोई $25,000 के लगभग रकम खर्च हो चुकी है। मैं अभी तुम्हें $50,000 का चेक देता हूँ, पीटर ने कहा और घंटी बजाई। घंटी के जवाब में एक मुलाजिम नमूदार हुआ जिससे पीटर ने चेक बुक मंगवाई। मैं तुम्हारे चेहरे पर नागवारी के असरात देख रहा हूँ मिस्टर एलन, पीटर मुझसे मुखातिब हुआ। यकीन करो अगर $1 बिलियन की इवज भी मैं उस शख्स के इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊं तो मैं समझूंगा मैं खसारे में नहीं रहा और सौदा सस्ता निमट गया। तुम तो मैं बूढ़ की वजह से दरमियान में आ गए पीटर, वरना जो कुछ हो रहा है ये तो हर सूरत में होना ही था। इसीलिए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। शायद मैं अमली तौर पर उसके खिलाफ कुछ ना कर सकूं, मगर मुझे तस्कीन तो रहेगी कि मैंने उसके खिलाफ बरसरे पैकार लोगों की माली मदद तो की थी। और क्या चीफ, बूढ़ ने तेजी से कहा। मिस्टर पीटर खुशी से रकम दे रहे हैं, हम इनसे जबरदस्ती थोड़ी ले रहे हैं। मैं मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। मुलाजिम चेक बुक ले आया था। पीटर ने चेक लिखकर बूढ़ के हवाले किया जिसे उसने तय करके निहायत एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। तुम्हें इस बात का एहसास है कि ओली बाबर तुम्हारे अज़ाइम से वाकिफ हो चुका है? मैंने पीटर से कहा। उसे ये भी तो मालूम हो गया है कि तुमने मेरे लिए काम करने से इनकार कर दिया है, पीटर ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी शख्सियत तो उसके इल्म में आ ही गई है और गालिबन तुम्हारी उससे शनासाई भी है। पीटर तलखी से हंसा। हाँ, शनासाई तो है मगर बहुत पुरानी, अब तो मैं उसे याद भी नहीं आऊंगा। लेकिन ये याद रखो कि मेरा जिक्र तुम्हारे साथ सुनने के बाद वो तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। तुमने देखा नहीं कि वो लकी से फोन पर बात करते हुए किस कदर मोहतात था? मुझे मालूम है वो CIA का एजेंट भी रह चुका है और उसके बाद मसद से वाबस्ता हो गया था। उसे मोहतात रहना ही चाहिए, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मुझे तो उससे इंतकाम लेना है। तुम्हें उसके बारे में खासी मालूमात है, खुसूसी दिलचस्पी के बगैर तो इतनी मालूमात हासिल नहीं हो सकती। और तुम कहते हो कि वो तुम्हें पहचान भी नहीं सकेगा। मैंने तुमसे कहा था एलन कि मैं तुम्हें उससे अपनी दुश्मनी की वजह नहीं बता सकूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि तुम्हें बता दूं ताकि तुम भी फैसला कर सको कि मैं हक बजानिब हूं कि नहीं। पीटर बात तो मुझसे कर रहा था मगर उसकी निगाहें जैसे दूर कहीं खला में किसी गैर मरी नुक्ते पर मरकूज थी, हालांकि वहाँ किसी खला का वजूद नहीं था। यह 30 साल पहले की बात है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पीटर ने मगमूम आवाज में कहना शुरू किया। मैं और ओली बाबर एक ही स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, मगर मुख्तलिफ क्लासों में होने की वजह से हमारे दरमियान रस्मी वाकफियत थी। उस स्कूल में मेरी छोटी बहन भी पढ़ती थी जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस मरदूद की उम्र उस वक्त 16 बरस थी। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पीटर है, मैंने हाथ उठाकर
गंभीर लहजे में कहा। मैं समझ गया कि क्या वाकया हुआ होगा, और ये भी यकीन रखो कि ऐसा सफाक शख्स इबरतनाक अंजाम को पहुंचे बगैर नहीं रह सकेगा। और मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि इससे इंतकाम जरूर लूंगा। वो ज़हनी और जिस्मानी एतबार से मुझसे बरतर था। मैंने जज्बात में आकर उस पर हमला किया तो उसके हाथों बुरी तरह पिटा। वो खुद भी बदमाश था और उसके सारे दोस्त भी उसी की तरह बदमाश थे। बुरी तरह जख्मी होने के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैंने ये ऐद कर लिया कि जिस तरह भी मुमकिन हुआ इससे इंतकाम लेकर ही रहूंगा। फिर मेरे ज़हन में ये बात जम कर रह गई कि अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं इससे इंतकाम ले सकता हूँ। उसके बाद की कहानी बहुत तवील है। मैंने किस तरह इतनी दौलत हासिल की और उसके लिए क्या जायज़ और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल किए उससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। लेकिन इतनी दौलत हासिल करने के बावजूद मेरे और ओली बावड़ के दरमियान जो फ़र्क था वो बरकरार ही रहा, बल्कि उसमें इजाफा ही हो गया। मैंने 12 उस पर हमले करवाए मगर कोई एक बार भी कारगर नहीं हुआ। मेरे ही कई आदमी मारे गए और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो आज भी इतना ही जालिम है। लोगों की जिंदगियों से खेलना उसका महबूब मशगला है। पीटर की आवाज भर्रा गई और वो खामोश हो गया, लेकिन इस दौरान उसे कभी पता नहीं चल सका कि उस पर हमले कौन करवाता है। मैंने पीटर से पूछा। नहीं, और ये अच्छा ही हुआ। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि उन हमलों की पुष्ट पर मैं हूँ तो शायद मैं भी उसके हाथों मारा जाता और अपनी मासूम बहन का इंतकाम लेने की हसरत सीने में ही लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता। बूढ़ सन्नाटे के आलम में बैठा था। मैंने पीटर को बरवक्त रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद बूढ़ समझ गया था कि पीटर की मासूम बहन ओली बावड़ की अवध का निशाना बन गई होगी। इतनी अकल तो वो रखता ही था कि ये बात उसकी समझ में आ जाती। मेरे जिस्म में भी खून की गर्दश तेज हो गई और मैं ओली बावड़ को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। मगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से नुकसान ही होने का अंदेशा था। मैं उस पर इस तरह हाथ डालना चाहता था कि वो किसी भी तरह मेरी गिरफ्त से ना निकल सके। सुनो पीटर, मैंने खूब गौर-व-खोज करने के बाद कहा, अब तक तो तुम ओली बावड़ की नजरों में आने से बचे रहे थे, मगर इस बार उसकी नजरों में आ गए हो, इसलिए अब तुम्हें बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। मेरी बहन की कहानी आम नहीं, पीटर ने कहा। मेरे गिरोह के सारे लोग जानते हैं कि मैं ओली बावड़ का दुश्मन हूँ, मगर ये किसी को नहीं मालूम कि क्यों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में तहकीकात करते हुए मुमकिन है कोई ऐसी बात उसके इल्म में आ जाए जो उसकी यादाश्त ताज़ा कर दे। पीटर मेरा बाद में इख्तियार किया हुआ नाम है। मेरे वाकिफ कारों में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे असल नाम से वाकिफ हो। मैंने अपने मादी को बहुत गहरा दफन किया है, अब कोई उसे खोद कर नहीं निकाल सकता। मैंने एक तवील सांस ली। ये सब कुछ ठीक है पीटर, मगर जहाँ तुमने इतनी एहतियात बरती है वहाँ थोड़ी सी एहतियात और कर लो, और फिर तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले करता हूँ। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। तुम्हारे बंगले की निगरानी हो रही है। निगरानी करने वाले जाहिर है ओली बावड़ ही के आदमी होंगे, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर रोपोश हो जाना चाहिए। जब मेरे बंगले की निगरानी हो रही है तो मैं किस तरह रोपोश हो सकूंगा? बंगले से निकलते ही मेरा ताकुब तो शुरू हो जाएगा। इस बात की जमानत मैं देता हूँ कि वो लोग तुम्हारा ताकुब नहीं करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा। ताकुब नहीं करेंगे तो फिर निगरानी करने का फायदा क्या हुआ? पीटर ने हैरत से कहा। क्या तुम्हारा कोई ऐसा मुलाजिम है जो कदकाठ में तुम जैसा हो? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। ओ हाँ, जैक्सन मुझे बता रहा था कि तुम मेकअप बहुत उम्दा करते हो। ठीक है, ऐसा शख्स है तो सही, मगर वो यहाँ नहीं है, क्लब में मुलाजिम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। क्या उसके पास अपनी कार है? पीटर ने इस बात में सारी लाया। बस तो तुम उसे यहाँ बुलवा लो, वो अपनी कार में यहाँ आएगा और जब वो वापस जाएगा तो उसके मेकअप में तुम होगे और उसी की कार ड्राइव करके ले जाओगे। जाहिर है वो लोग तुम्हारे मुलाजिम का ताकुब करने से तो रहे। पीटर ने अपने उस मुलाजिम को बुलवाने के लिए फोन किया, फिर मुझसे बोला, मगर मैं जाऊंगा कहाँ? तुम उसी होटल में कमरा बुक कराओ जहाँ बुड ठहरा हुआ है। यहाँ से निकल कर वहीं चले जाना। उसकी क्या जरूरत है? मेरे बहुत से खुफिया ठिकाने हैं, उनमें से किसी जगह भी चला जाऊंगा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, तुम होटल में ही ठहरोगे। इस वक्त हम जरा सी बेहतियाती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और मेरा वो मुलाजिम जो मेरे मेकअप में होगा वो कहाँ जाएगा? पीटर ने पूछा। ये उसी पर मुनसर है कि वो कितनी सलाहियतों का मालिक है। अगर वो तुम्हारी हैसियत में तुम्हारी जगह काम कर सकता है तो करे, वरना यहीं क्याम करे। नहीं, पीटर में सारी लाया। वो अमलन मेरी जगह नहीं ले सकता, इसलिए कि उसके सुपुर्द सिर्फ ये काम है कि क्लब में लड़ाई झगड़ा करने वालों से निमटे। वो मेरी जगह किस तरह काम कर सकेगा? फिक्र की कोई बात नहीं, कारोबार चलता रहेगा। जैक्सन तो मौजूद ही है, मैंने कहा। कुछ देर बाद पीटर का वो मुलाजिम आ गया जिस पर उसका मेकअप किया जाना था। जितनी देर में उस पर मेकअप करता रहा, पीटर उसे हदायत देता रहा। फिर मैंने पीटर पर उसका मेकअप कर दिया। अब तुम ऐसा करो कि मिस्टर पीटर के साथ जाओ, मैंने बूढ़ से कहा, और रास्ते में किसी जगह से फोन करके मुझे बताओगे कि तुम्हारा ताकुब तो नहीं किया गया।
अगर ताकुब ना किया जाए तो उन्हें अपने साथ होटल ले जाना, ये वहीं क़याम करेंगे। और अगर ताकुब किया गया तो क्या होगा चीफ? वुड ने कहा, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। अगर ताकुब किया गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। ओके चीफ, वुड ने कहा और पीटर की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, आइए मिस्टर पीटर, जैक्सन को यहाँ भेजते जाना ताकि मैं उसके साथ वापस चला जाऊँ। मैंने पीटर से कहा और वह सर को इस बात की जुम्बश देकर बाहर निकल गया। जैक्सन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने उस मुलाजिम पर नजर डाली जो पीटर के मेकअप में था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बाकमाल बना सकता हूँ, मैंने बैनी खेज लहजे में कहा, मगर तुम तो चाहते ही नहीं। एक ही सबक में बेजार हो गए। मैं थ्योरी का आदमी नहीं हूँ मिस्टर एलन, जैक्सन ने झेप कर कहा। अगर तुम प्रैक्टिकल कराते तो मैं कभी बोर ना होता। तुम प्रैक्टिकल से भी भाग जाओगे क्योंकि उस फन में गुदियों में सुराख करने की कोई गुंजाइश नहीं। जैक्सन ने जोरदार कहका लगाया, क्या मेकअप के जरिए मुझ जैसे स्याह की रंगत तब्दील की जा सकती है? उसने पूछा। ऐसे लोशन तो मौजूद हैं जिनसे सफेद जिल्द को स्याह किया जा सकता है, मगर ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे स्याह रंगत को सफेद किया जा सके। उसके लिए तो पूरे चेहरे का मास्क तैयार करना पड़ेगा, जो एक मेहनत तलब काम है और बेहद महारत का मुतकादी है। बुढ़ का फोन आने तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फोन जैक्सन ने उठाया था, फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हमारा ताकुब नहीं किया जा रहा चीफ, बुढ़ ने कहा। मैंने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है। ठीक है, अब तुम होटल जाओ, ओली ववड़ की निगरानी करते रहो। मैं कल सुबह तुमसे राब्ता कायम करूंगा। फोन बंद करके मैं जैक्सन की तरफ मुड़ा और अब मिस्टर जैक्सन, मैं वापस जाऊंगा। तुम जिस तरह मुझे लाए थे उसी तरह छोड़ कर आओगे। मैं जैक्सन के साथ वापस आ गया। हमारा ताकुब भी नहीं किया गया था। इसका मतलब यही था कि ओली ववड़ ने अपनी पूरी तवज्जो पीटर पर मबजूल कर रखी थी। वो ये जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहा होगा कि वो कौन शख्स है जो उसका जानी दुश्मन है और वो उससे वाकिफ तक नहीं है। जैक्सन मुझे बाहर ही छोड़कर चला गया। अंदर लगी मेरी मुंतजिर थी। कहाँ रह गए थे तुम? उसने अपनी आवाज में दुनिया जान के गिले शिकवों का दर्द समेटते हुए कहा, जैसे मैं ही उसकी उम्मीदों और आरज़ुओं का वाहिद मरकज हूँ और अगर मैं ना हूँ तो वो बेसहारा रह जाएगी। मगर मैं खूब जानता था कि हकीकत क्या है। वो मुझे ये मालूम करना चाह रही थी कि मैं क्या करता फिर रहा था। कहीं उसके बाप या उसके वतन के खिलाफ किसी सरगर्मी में फिर से मुलव्वस तो नहीं हो गया था। मैंने अपने होंठों पर एक मसनूई मुस्कुराहट बजाई, जैसे दिलो जान से उस पे कुर्बान हो जाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे दिन में ये ख्याल आ रहा था कि इसकी सराईदार गर्दन पर अगर तेजदार छुरी फेर दी जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन मैंने अपने किसी अंदाज से अपनी सोच को जाहिर नहीं होने दिया। पीटर ने इस उम्मीद पर मुझे बुलाया था कि शायद मैं उसके लिए काम करने पर आमादा हो जाऊं। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? लकी ने बेकरारी से पूछा। उसने कोशिश की थी कि बेकरारी उसके लहजे से झलकने ना पाए, मगर मैं उसकी बेताबी समझ रहा था। वही जो हमारे दरमियान तय हो चुका था। मैंने उसको कह दिया कि मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। फिर उसने क्या कहा? क्या कहता? खासा मायूस नजर आ रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि मुझे अपने लिए काम करने पर तैयार कर सकेगा। तुमने इतनी देर कर दी, लकी ने रूठे हुए अंदाज में कहा। मालूम है मैंने अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं खाया। दोपहर को तो हम साथ ही थे, मैंने हंस कर कहा, और फिर मैंने भी कौन सा खाना खा लिया है। दोबारा नाश्ता करने के बाद गुंजाइश ही नहीं बची थी। फिर आओ खाना खा लेते हैं, लकी ने कहा, और मुझे ना चाहते हुए भी खाने की मेज पर जाना पड़ा। ये सुनने के बाद कि तहजीब बोली बाबड़ की कैद में है, मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। खाने को क्या खाक जी चाहता, मगर मैं इस ख्याल से खाना खाने बैठ गया कि कहीं लकी मशकूक ना हो जाए। तुमने पीटर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है? खाने के दौरान लकी ने कहा। क्या उसका ये मतलब है कि अब तुम खुद भी डैडी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे? मैं इन चक्करों में पढ़कर वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैंने उसे टालने के लिए कहा। तो क्या तुम्हारे पीछे नजर कोई अहम काम है? लकी ने बड़े सरसरी अंदाज में पूछा। नहीं, कोई अहम काम तो नहीं, मगर अब मैं अमेरिका से निकल जाना चाहता हूँ। कहाँ का इरादा है? कहीं भी चला जाऊंगा, मगर अब यहाँ मजीद रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें पासपोर्ट और दीगर कागजात की जरूरत होगी। उनके लिए क्या सोचा? मैंने पीटर से कह दिया है, वो सारे इंतजामात मुकम्मल कर देगा। उसके बाद लकी किसी सोच में डूब गई और खाने के बाद मजीद कोई गुफ्तगू नहीं हुई। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया। लकी भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी। तुमने मेरे बारे में भी कुछ सोचा? उसने मुझसे पूछा और मैंने नफी में सारी लाया। तुम देख रही हो कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिल रही। ताम मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा एहसान मंद हूँ। तुम ना होती तो इतनी आसानी से वहां से नहीं निकल सकता था। मैं कुछ और ही कह रही हूँ। तुम्हें वहां से निकाल कर मैंने डैडी के खिलाफ बगावत की है, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं समझता हूँ, मैंने कहा, और ये एक खुली हुई बात है जिसे समझने के लिए गौर व फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ। उसने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला।
क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद फिर नफी में सारी लाया। मैंने उस पहलू पर गौर नहीं किया था। और मुझे बताओ कि मुस्तकबिल में मेरा क्या बनेगा। तुमने अपना बंदोबस्त तो कर लिया, मगर मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। अब सोचूंगा, मैंने बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा। सिर्फ सोचने से क्या होगा, तुम्हें मेरे लिए अमली तौर पर कुछ करना होगा। लेकिन नहीं, उसने यक बयक कहा, तुम रहने दो, मैं तुम पर क्यों बोझ बनूं, अपने लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। बोझ की बात नहीं है लगी, मैंने उसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा, जरा दिमाग को सुकून मिले तो कुछ समय में भी आ जाएगा। जो कुछ मैंने किया वो महज एक जज्बाती हरकत थी। उसने मेरे हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें कैद में देखकर मैं खुद पर काबू ना रख सकी। अगर उस वक्त मुझे अंदाजा होता कि तुम्हारी जरा सी मदद करने की इवज मैं तुम पर मुस्तकिल बोझ बन जाऊंगी तो मैं हरगिज़ ये कदम ना उठाती। मगर मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मुझे इन बातों से वहशत हो रही थी। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उस पर कभी जाहिर नहीं कर सकता था। इस सिलसिले में उसे कुछ बता भी नहीं सकता था। फरेब का जो जाल वो मुझ पर फेंक रही थी, मैं उसे उस जाल में उलझाए रखना चाहता था। अगर उसको जरा सा भी शुबा हो जाता कि मामला कुछ गड़बड़ है तो वो फौरन ओली बावड़ को फोन कर देती और वो होशियार हो जाता, जबकि मैं उसे बेखबरी में घेरना चाहता था। मेरे पैरों में मसलत की जंजीरें पड़ी हुई थी और लकी के हर फरेब का जवाब मुझे भी फरेब से देना था। इसलिए मैंने अपने होंठों पर एक ऐसी मसनूई मुस्कुराहट सजाई जो देखने में बिल्कुल असली मालूम होती थी। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो लकी? मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा। तुम्हारी पुरखुलूस दोस्ती पर मैं जितना भी नाज करूं कम है, और एक पुरखुलूस दोस्त बोझ भला कैसे हो सकता है? तुम सच कह रहे हो? लकी ने मुसर्रत से कांपती हुई आवाज में कहा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इस बात में झूठ की कोई गुंजाइश भी नहीं। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैंने सारी दुनिया फतह कर ली हो। लकी ने आंखें बंद करके अपना गाल मेरी हथेली पर टिका दिया। अब तुम जाओ, मैंने नरमी से कहा। रात काफी हो गई है, सुबह गौर करेंगे कि हमें क्या करना है। लकी ने आंखें खोलकर मुझे देखा। उसकी आंखें खुमार आलूद हो रही थी। मैं आज यहीं सो जाऊं तुम्हारे कमरे में? उसकी फरमाइश सुनकर मैं बुखला गया, मगर मैंने उस पर अपनी बुखलाहट जाहिर नहीं होने दी। इसकी क्या जरूरत है, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। अकेले कमरे में सोते हुए मुझे डर लगता है, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। कल भी तो तुम अकेली ही सोई थी। मेरे ख्याल में तो यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं जिससे डर लगे। फिर भी मुझे खौफ महसूस होता है। यहाँ के सारे मुलाजमीन सूरतों ही से छटे हुए बदमाश लगते हैं। तुम्हें वहम हो गया है लकी? ये कैसे मुमकिन है कि पीटर हमारे लिए कोई गलत कदम उठाए? मैं तो पहले ही उस पर शुबा जाहिर कर चुकी हूँ, लेकिन मालूम नहीं तुम क्यों उसके गुण गाए जा रहे हो। वो हर तरह से हमारी मदद कर रहा है, छुपने के लिए जगह दी, रकम फराम की और अब कागजात बनवा कर दे रहा है। वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। मालूम नहीं क्यों मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता। एक अजीब किस्म का खौफ मुझ पर मुसल्लत है। अपने कमरे में जाओ, दरवाजा अंदर से बंद करो और सो जाओ। बंद कमरे में कौन दाखिल हो सकता है? अब तो यही करना पड़ेगा। लकी ने एक तवील सांस लेकर बेबसी से कहा। आओ, मैं तुमको तुम्हारे कमरे तक छोड़ आऊं। मैंने कहा और उसने रस्मन भी इनकार नहीं किया। मैंने सोचा कि सुबह ही पीटर के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वो तुम्हारे कागजात भी बनवा दे। इसकी क्या जरूरत है? लकी ने कहा। मेरे पास तो अपना पासपोर्ट मौजूद है, चलते वक्त पर्स में रख लिया था। दिखाऊं? नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस बात पर गौर करो, क्या तुम उस पासपोर्ट पर सफर कर सकोगी? क्यों नहीं कर सकूंगी? वो मेरा असली पासपोर्ट है। कोई जेली थोड़ी है जो मुझे किसी का डर खौफ हो। तुम्हारे डैडी भी तो जेली नहीं है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? वो चौंक पड़ी। असली पासपोर्ट पर सफर करोगी तो अपनी असली शख्सियत भी जाहिर करना पड़ेगी और मुमकिन है अपने डैडी की नजरों में भी आ जाओ। ओह, इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था कि मैं मेकअप में हूँ। अब गौर करना, और मैं सुबह ही पीटर से मिलकर कहूंगा कि इस मेकअप में तुम्हारी तस्वीर खिंचवा दे और इसी हैसियत में तुम्हारे कागजात भी बनवा दे। लकी को उसकी ख्वाबगाह में छोड़कर मैं अपने कमरे की तरफ पलट आया। उसने मेरी मौजूदगी ही में दरवाजा अंदर से मुकफ्फल कर लिया था। ये ड्रामा मुझे बहुत गिरां गुजर रहा था और मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करने का ख्वाहा था। सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग पर ख्यालात की एक ना खत्म होने वाली झलकार थी, मगर मैंने इन तमाम ख्यालात को ज़हन से झटक दिया और यकस होकर यह सोचने लगा कि ओली बावड़ से किस तरह निपटा जाए। इस मामले में सबसे अहमियत किसी ठोस मंसूबे की थी। अगर हमारे पास एक ठोस और काबिल अमल मंसूबा होता तो हम पूरे एतमाद से ओली बावड़ पर चढ़ाई कर सकते थे। बगैर किसी मंसूबे की आंख बंद करके उस पर चढ़ दौड़ना एक ऐसी हिमाकत होती जिसका अजाला करना तवील अरसे तक मुमकिन न होता।
बहुत देर सोच विचार करने के बाद बिलाकर मेरे जहन में एक मंसूबे के खदोखाल उजागर होना शुरू हो गए। कुछ देर गौर करने के बाद मैंने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी और अब सिर्फ इतना काम रह गया था कि पीटर से इस मंसूबे के काबिल अमल होने या ना होने के बारे में गुफ्तगू कर ली जाए। मैं मुतमईन हो गया। मैंने जो स्कीम तैयार की थी, अगर उस पर अमल करने में पीटर ने किसी किस्म की दुश्वारी महसूस की तो मेरे देन में एक मुतबादल मंसूबा भी मौजूद था।